मैंने जुजुत्सु काइसेन बड़ी डेडिकेशन से देखा है और जो हाल फिलहाल सीजन आया था वो मुझे अच्छा भी लगा था, लेकिन इस यूनिवर्स का जो पावर सिस्टम है या फिर जो कह लो रूल्स है, हाँ पावर रूल्स है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की नहीं बल्कि देखने की जरूरत है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में ना जो पावर सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा सिमिलर है। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो सिमिलर है, या फिर कह लो कि रियल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है एक तरीके से। तो एग्जैक्टली जुजुत्सु काइसेन कैसे रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पावर के हिसाब से सोसाइटी का बंटवारा। जुजुत्सु एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर पावर के बेसिस पर ही हायरार्की डिसाइड होती है। सबसे पावरफुल जो जुजुत्सु सॉर्सरर है गोजो, वो खुद कहता है कि द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट द वीक। लेकिन क्या ये सच में प्रोटेक्ट करना है या फिर एक कन्वीनियंट मेथड है जिसकी वजह से पावरफुल लोग अपनी पावर को मेंटेन करके रख सके? सोचो जरा, जो आम इंसान है इस दुनिया के अंदर, उसको पता ही नहीं कि कर्जेस एग्जिस्ट भी करते हैं। अब उनका जो इग्नोरेंस है वो उनको सेफ रखता है या फिर उनको वीक बनाता है। जुजुत्सु सोसाइटी ने ना एक सिस्टम बनाया है जहां पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड है, और इन्फॉर्मेशन पावर होती है। और जुजुत्सु सॉर्सरर के पास मोनोपोली है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। और देखा जाए तो ये रियल वर्ल्ड में भी होता है, जहां पावरफुल लोग इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। उनके पास में इंफॉर्मेशन है, कुछ घटना हुई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसके पास कितनी पहुंचेगी, किस तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, ये सब कुछ पावरफुल लोग डिसाइड कर लेते हैं। हायर अप्स, जुजुत्सु सॉर्सरर्स, कर्स यूजर, ये सब डिफरेंट पावर ग्रुप्स है जो अपने हिसाब से सोसाइटी को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ तक कि गोजो, जो कि सबसे पावरफुल आदमी है, वो भी सिस्टम के अगेंस्ट सवाल उठाता है, लेकिन सिस्टम के अंदर रहकर। यानी कि वो सिस्टम को चेंज करना चाहता है, उसमें चेंज लाना चाहता है, लेकिन वो उसके रूल्स के दायरे में रहना चाहता है। कर्स्ड एनर्जी, द करेंसी। जुजुत्सु काइसेन में कर्स्ड एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। जिसके पास जितनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा पावर, उतना ज्यादा स्टेटस। लेकिन ये सिर्फ सुपरनैचुरल कंटेक्स्ट में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। हम देखते हैं कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जितना ज्यादा पैसा है, वो उतना ज्यादा पावरफुल है, उतना ज्यादा उसका स्टेटस है। यूजी इतादोरी का एग्जांपल देख लो। वो एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसको एक्सीडेंटली पावर्स मिल जाती है, वो हायरार्की में बहुत ऊपर आ जाता है। लेकिन वो ये सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था, ये उसकी चॉइस नहीं थी। और सेम ही रियल वर्ल्ड में भी होता है। कुछ लोग प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हो जाते हैं, जिनकी फैमिली बहुत अमीर होती है, और वो ऑटोमेटिकली हायरार्की में ऊपर आ जाते हैं। लेकिन क्या ये उनकी चॉइस थी? नहीं, उन्हें अनएक्सपेक्टेडली पावर मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूजी इतादोरी को मिली थी। और फिर माकी जेनिन का एग्जांपल है, जिसने फिजिकल स्ट्रेंथ से प्रूव किया कि बिना कर्स्ड एनर्जी के भी वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये क्लास डिवीजन को चैलेंज करता है। जेनिन क्लैन की हायरार्की में माकी को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्योंकि वो कर्स्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकती। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर सर्टेन कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और पहले तो बहुत ज्यादा किया जाता था। डोमेन एक्सपेंशन, अल्टीमेट पावर का मेटाफर। मेटाफर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपनी रियलिटी को दूसरों पर थोपना, ये एक्चुअल में आइडियोलॉजिकल पावर का रिप्रेजेंटेशन है। जब एक सॉर्सरर अपना डोमेन एक्सपैंड करता है तो सामने वाले सॉर्सरर या फिर यूजर के सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोमेन क्रिएट करे या फिर हार मान ले। समाज में भी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज ऐसे ही काम करती हैं। जो लोग पावर में है वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने डोमेन को एक्सपैंड करते हैं, और दूसरे लोगों को उनकी रियलिटी में जीना पड़ता है। सुकुना का जो डोमेन है ना वो अनकंट्रोलेबल है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये एग्जाम्पल है या फिर रिप्रेजेंटेशन है अनचेक्ड पावर का, या फिर जो अपनी पावर को मिसयूज करता हो। लेकिन गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है, इनफाइनाइट वॉइड, वो ओवरवेलमिंग है लेकिन डायरेक्टली डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबल पावर यूजेज का। जुजुत्सु काइसेन के अंदर बाइंडिंग वॉव्स भी है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का सुपरनैचुरल वर्जन है। ये एग्रीमेंट्स होते हैं जो पावर एक्सचेंज के बेसिस पर वर्क करते हैं। नानामी अपने ओवरटाइम टेक्निक में बाइंडिंग वॉव का यूज करता था। नॉर्मल वर्किंग आवर्स में उसके पास में नॉर्मल पावर होती थी, और ओवर टाइम में ज्यादा पावर। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का परफेक्ट पैरेलल है, जहां पर लेबर और टाइम को एक्सचेंज किया जाता है रिसोर्सेज के लिए, या कह लो पैसों के लिए। कर्जेस, कलेक्टिव नेगेटिविटी का रिजल्ट। तो जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड के अंदर कर्जेस जो है वो सोसाइटी की कलेक्टिव नेगेटिविटी से बर्थ लेते हैं। अगर सोसाइटी के अंदर हेट्रेड, फियर और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग कर्जेस पैदा होंगे। माहितो, जोगो, हनामी, ये सब जो कर्जेस है ना, ये ह्यूमंस की नेगेटिव इमोशंस का प्रोडक्ट हैं। और कर्जेस सिर्फ सुपरनैचुरल मॉन्स्टर्स नहीं है, ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का मेटाफर है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स का। हनामी प्लांट से कनेक्टेड है, और वो भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के कंप्लीट अगेंस्ट है। माहितो ट्रांसफिगरेशन कर्ज है, जो कि ह्यूमैनिटी की फ्लूइड नेचर को रिप्रेजेंट करता है, गुड और इविल दोनों। तो कहने का यही मतलब है कि कर्जेस सिर्फ और सिर्फ एंटागनिस्ट नहीं है, बल्कि वो रियल वर्ल्ड की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का मेटाफर है। अब बात करते हैं हायर अप्स की।
जुजुत्सु काइसेन में हायर अप्स जो है उनके पास में सबसे ज्यादा पावर है और वो सीन के पीछे से डिसीजन लेते हैं, वो सामने नहीं आते। उनका फेस कभी क्लियरली दिखाया ही नहीं गया और ये मेरे ख्याल से एक डेलिबरेट क्रिएटिव चॉइस है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी जो सबसे ज्यादा भयंकर डिसीजंस लेते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, वो कभी सामने नहीं आते। रियल पावर स्ट्रक्चर्स में ऐसा ही होता आया है हमेशा से। मैं अभी डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की भी बात कर रहा हूँ। जो हायर अप्स है वो कंजर्वेटिव है और चेंज के अगेंस्ट है। जब यूजी के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आया था तब भी ये लोग अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहे थे और सामने नहीं आ रहे थे। और वो गोजो से डरते भी हैं, क्योंकि गोजो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। तो गोजो एक्चुअली में प्रिविलेज का इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वो सबसे पावरफुल तो है, लेकिन वो सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन वो फिर भी सिस्टम का पार्ट बन के रहता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है जो कि रियल इलाइट्स के पैरेलल्स दिखाती है, जो सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली उसी सिस्टम से बेनिफिट भी उठाते हैं। अब बात करते हैं क्लैंस की और इनहेरिटेड टेक्निक्स की, जो कि रिफ्लेक्शन है एक तरीके से फैमिली वेल्थ का। तो जुजुत्सु काइसेन में काफी सारे पावरफुल क्लैन हैं, ज़ेनिन, गोजो, कामो, जिनके पास में इनहेरिटेड कर्स टेक्निक है जो कि फैमिली लीनिएज के थ्रू पास होती है। और इसमें क्या एक्सप्लेन करना, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जनरेशनल वेल्थ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है और एक टाइम पे खत्म भी हो जाती है। ज़ेनिन क्लैन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। माकी और माई दोनों ही ट्विंस है, लेकिन उनके साथ जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। माकी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकती तो उसको कुछ पूछा ही नहीं जाता, और माई को वो एयर कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड सिस्टम की। जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ग्रेड में डिवाइड किया गया है। स्पेशल ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये सिर्फ पावर लेवल्स नहीं है बल्कि स्टेटस मार्कर्स है। जिस तरह सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग क्लास को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे भी वैसे डिवाइड कर रखा है। स्पेशल ग्रेड जो सॉर्सरर्स है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल प्रिविलेज है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा रहती हैं। ये इलाइट क्लास का रिप्रेजेंटेशन है। और जो ग्रेड सिस्टम है ना, वो मिशन असाइनमेंट को भी डिटरमाइन करता है। जितने ज्यादा आप ऊपर वाले ग्रेड पे हो उतने ही बढ़िया आपको मिशन मिलेंगे, उतना ही जल्दी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ भी होगी। ये प्रिविलेज साइकिल है। जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है उसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रोथ करने की। जुजुत्सु सॉर्सरर्स वर्सेस कर्स यूजर। और यहाँ पर आता है मोरालिटी का क्वेश्चन। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स यूजर दोनों ही सेम पावर सोर्स यूज करते हैं, जो कि कर्स एनर्जी है, लेकिन डिफरेंस आता है मोरालिटी में। जुजुत्सु सॉर्सरर्स सही साइड पर है क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सिस्टम का पार्ट है, और जो कर्स यूजर है वो सिस्टम के अगेंस्ट है। लेकिन दोनों ही ग्रुप एसेंशियली सेम पावर सोर्स को यूज करते हैं। गेटो का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स भी है। वो पहले जो सॉर्सरर ही था वो सही साइड पे था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी कर्स यूजर बन गया। उसका फेमस कोट भी है कि जो नॉन सॉर्सरर्स है वो जीना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो वीक है और सॉर्सरर्स का काम नहीं है उनको प्रोटेक्ट करना। अब इसका ही जो ओपिनियन है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, वो पावर डायनामिक्स को रिवर्स करना चाहता है। ओके, तो जुजुत्सु काइसेन में एक और कॉन्सेप्ट है वेसल्स और होस्ट्स का। तो जैसे यूजी की बॉडी के ऊपर सुकुना कंट्रोल ले लेता है, तो ये बॉडी ऑटोनॉमी के क्वेश्चंस को रेज करता है, क्योंकि देखा जाए तो सुकुना उसकी बॉडी पर कंट्रोल लेता है, और किसी की बॉडी पर कंट्रोल लेना अल्टीमेट पावर है। देखो, यूजी विलिंगली सुकुना का वेसल बना था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसको आगे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा इसकी वजह से। यानी कि यहाँ पर कंसेंट को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो सुकुना ने मैनिपुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया यूजी को फंसाने के लिए। वैसे ही रियल लाइफ में भी पावरफुल एंटिटीज जो होती हैं वो ऐसा ही मैनिपुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। उसके अंदर ऐसी छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो हम जैसे ऑर्डिनरी लोग समझ नहीं पाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। शुरू में हमें लगता है कि हमने जो कुछ किया सही किया, लेकिन स्ट्रगल हमारा बाद में शुरू होता है। और अगर हम वेसल्स की और बॉडी पर कंट्रोल लेने की बात कर रहे हैं तो केंजाकू की भी बात कर लेते थे, जो कि सेंचुरीज से दूसरों की बॉडी पर कंट्रोल लेता है, और ये कॉलोनाइजेशन का बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन है। पावरफुल एंटिटीज दूसरी वीकर बॉडीज या फिर स्ट्रॉन्ग बॉडीज को कैप्चर करके उनके रिसोर्सेज को यूज करती है, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था इंडिया के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गोजो का जो एब्सेंस था वो वैक्यूम क्रिएट करता है। एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और वो पावर वैक्यूम तुरंत फिल भी हो जाता है। और भी कई सारे कर्जेस होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। केंजाकू अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है और पूरा का पूरा पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो रियल लाइफ में भी यही होता है। जब एक पावरफुल आदमी अपनी जगह से गायब हो जाता है तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे दूसरे लोग फिल करने लग जाते हैं तुरंत ही। यानी कि पावर वैक्यूम कभी रहता नहीं है ज्यादा देर के लिए, चाहे आप जुजुत्सु काइसेन की बात कर लो या फिर रियल वर्ल्ड की बात कर लो। अब बात करते हैं युता ओकोत्सुकी, आउटसाइडर पावर का राइज। युता इनिशियली सिस्टम का पार्ट नहीं था, वो एक कर्स्ड इंडिविजुअल था जिसको बाद में सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया था। तो युता का जो कैरेक्टर है वो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सिस्टम को एक फ्रेश आइज से देखता है। उसके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, लेकिन इनिशियली उसके पास में कंट्रोल नहीं है। ये न्यू वेल्थ या फिर सडन पावर गेन का मेटाफर है। ओवर टाइम वो सिस्टम को समझता है और उसमें एफिशिएंटली ऑपरेट करने की कोशिश करता है। ये सोशल मोबिलिटी का एग्जांपल है।
तो जुजुत्सु सोसाइटी में पावर इम्बैलेंस है, करप्शन है और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी हैं। कैरेक्टर आर्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट रेबल करते हैं और कुछ लोग इसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी पावर सिस्टम का पार्ट बन के। मेन पॉइंट ये है कि सुपरनैचुरल होने के बाद में भी ये शो ह्यूमन सोसाइटी का मिरर है with all its flaws, complexities and contradictions। देखो, हम लोग भी रियल वर्ल्ड में किसी ना किसी पावर स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। हमारी लाइफ में भी रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रिविलेज एक्सेस है और सोशल हायरार्कीज है। और जुजुत्सु काइसेन हमें लेंस देता है ताकि हम इन स्ट्रक्चर्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। यूजी इटाडोरी हमें सिखाता है कि पावर का होना जरूरी नहीं है, पावर का रिस्पॉन्सिबल यूज करना जरूरी है। सतोरू गोजो हमें दिखाता है कि प्रिविलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और विलन्स हमें रिमाइंड करते हैं कि एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज कैसे डेवलप होती हैं मार्जिनलाइजेशन के रिस्पॉन्स में। तो जुजुत्सु काइसेन के जो 1500 रूल्स है वो तो मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं होंगे, कभी समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन ये एक मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। आपका कुछ एनालिसिस है इस शो को लेकर तो वो भी कमेंट में बताना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।